नमस्कार। वीडियो मेंस के टॉप एमसीक्यूज के इस 7 दिन की सीरीज में महा मैराथन में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के पर्यावरण, वन्य जीव और इकोलॉजी को लेके किस तरह के संभावित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और उसी कड़ी में आज हम इकोलॉजी को लेके, विशेष रूप से इकोलॉजी को लेके, पारिस्थितिकी तंत्र को लेके या पारितंत्र को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए अर्नेस्ट हैकल, बी ए.जी. टॉन्सले, सी जोसेफ ग्रिनेल और डी वॉल्टर जी रोजेन। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने जो है 1869 में पारितंत्र के अंतर्गत जो शब्द है पारिस्थितिकी शब्द जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया। ए.जी. टॉन्सले थे, इन्होंने जो है 1935 में, कब? 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए.जी. टॉन्सले ने किया था 1935 में। तो इसका सही उत्तर है बी। यदि आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वह किसने किया? तो वह किया था अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन पारितंत्र का, इकोसिस्टम का जो प्रयोग है वह ए.जी. टॉन्सले ने किया। यदि जोसेफ ग्रिनेल की बात करें तो जोसेफ ग्रिनेल ने जो है पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना, पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना यहां जोसेफ ग्रिनेल ने प्रस्तुत की, और वॉल्टर जी रोजेन ने जो है 1985 में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वह किया था वॉल्टर जी रोजेन ने। तो बायोडायवर्सिटी वॉल्टर जी रोजेन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम ए.जी. टॉन्सले, और पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, क्या कहलाती है? देखिए, कुछ प्रजातियां होती है जिनकी प्रचुरता और जैव भार क्या होता है? कम होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है, और न ही उनमें जैव भार, बायोमास ज्यादा होता है, लेकिन वह किसी भी सामुदायिक लक्षणों के कारण अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? ए कीस्टोन प्रजाति, बी फाउंडेशन प्रजाति, सी अम्ब्रेला प्रजाति, डी संकेतक प्रजाति। तो ध्यान रखना, ऐसी प्रजातियां जिसकी मात्रा कम होती है, जैव भार भी कम होता है, लेकिन अपना जो है प्रभाव जरूर दिखाती है, उन्हें हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए कीस्टोन प्रजाति। अब जैसे कीस्टोन प्रजाति का जो उदाहरण है, वहां यदि हम बात करते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यह एक पारितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसमें जो है जो अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं, किसके वृक्ष?
अंजीर के जो वृक्ष पाए जाते हैं, यह जो वृक्ष होते हैं यह अपने आप में एक की स्टोन प्रजाति है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर अंजीर के वृक्ष जो है वह बहुत कम पाए जाते हैं। अंजीर के वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इन अंजीर के वृक्षों पर अन्य जो प्रजातियां हैं वह निर्भर रहती है। इसीलिए यह अंजीर के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में अपना प्रभाव दिखाते हैं, जबकि इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। इसीलिए इन्हें हम की स्टोन प्रजाति कहते हैं। ये ध्यान रखना, की स्टोन प्रजातियां बहुत बार पूछी जाती है कि जिसकी संख्या कम होगी लेकिन वह उस समुदाय में अपना प्रभाव लक्षण दिखाएगी या अन्य प्रजातियां उन पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी, जबकि प्रचुरता उनकी क्या होगी? कम होती। दूसरी है फाउंडेशन प्रजाति। ध्यान रखना, फाउंडेशन प्रजाति का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों का निर्माण या उनके संरक्षण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन प्रजातियां। जैसे कोरल या जिसे हम एटॉल कहते हैं। तो कोरल जो है अपने आप में एक तरह से फाउंडेशन प्रजाति है, क्योंकि इस पर जो है जिसे मूंगे की चट्टान या कोरल कहते हैं, इस पर अनेक प्रजातियां जो है वह निर्भर रहती है, उनका संरक्षण होता है, उनका प्रजातियों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी तरह से अम्ब्रेला प्रजाति। ध्यान रखना, अम्ब्रेला प्रजाति का मतलब है जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है। ऐसी प्रजाति जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है, अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। और जिस तरह से वर्षा से बचने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं कि वर्षा के समय हम छाते पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार से ऐसी प्रजातियां जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती हैं उन्हें हम अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टाइगर है। अब टाइगर है या भालू है, इस पर वन्य की अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है, क्योंकि जो टाइगर जो है वह मांसाहारी सर्वभक्षी के अंतर्गत आता है, और जब वह शिकार करने जाता है तो वह शिकार करता है, लेकिन उसके द्वारा जो शिकार करने के बाद जो अवशेष छोड़ दिया है उस पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है भोजन के लिए। इसीलिए टाइगर जो है वह एक तरह से अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण माना जाता है। ये ध्यान रखना, टाइगर है, बियर भालू है, या ऐसी अन्य कई जंगलों में प्रजातियां हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है। एक होती है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में संकेतक प्रजाति का मतलब है जिस पर पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक क्या होती है? संवेदनशील। संकेतक यहां पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील। कि किसी तरह से पर्यावरणीय परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो वह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, उन्हें हम संकेतक प्रजातियां कहते हैं। और संकेतक प्रजातियां सामान्यतः मछली ज्यादा के अंतर्गत आती है। जो मछलियों की प्रजातियां होती है यहां संकेतक प्रजातियों की श्रेणी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही समुद्र में या कोई भी जल संसाधन है वहां पर यदि प्रदूषण होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहां की जो है निवास करने वाली मछलियों पर पड़ता है, उनकी श्वसन क्रिया, उनके भोजन पर जो है पड़ता है। इसीलिए संकेतक प्रजातियों में मछलियां आती है, अम्ब्रेला प्रजातियों में टाइगर और बियर जो सर्वभक्षी वह आते हैं। फाउंडेशन प्रजाति के अंतर्गत जो है वह कोरल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता का सही युग्म है? ए पादप, जीवाणु, शैवाल, गाय, ऊंट, खरगोश,
बिल्ली, सांप, भेड़िया, बाज, शेर, बाघ। अब ध्यान रखना, द्वितीयक उपभोक्ता। अब सबसे पहले तो आपको किसी भी पारितंत्र है, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसमें जो है पोषण के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, जैसे यहां कोई भी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रथम स्तर होता है, प्रथम या फर्स्ट पोषण स्तर, यहां होता है उत्पादक। और उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पादप है, जीवाणु है, शैवाल, जिसे हम कहते हैं स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और यह पोषण का पहला स्तर है, यहां सदैव क्या होंगे? उत्पादक। उसके बाद जो दूसरा पोषण स्तर होता है, दूसरा पोषण स्तर, इसमें आता है प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता जो है, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, यानी कि सामान्यतः यह क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जो कि उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है स्तर है, तीसरा पोषण स्तर, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और द्वितीयक जो उपभोक्ता है, यहां प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और जो पोषण का जो चौथा स्तर होता है, चौथा जो पोषण स्तर होता है, इसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता यहां प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्वभक्षी। क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। जैसे शेर है, बाज है, बाघ है, यह सब सर्वभक्षी जो है, यहां तृतीयक में। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसके अनुसार बात करेंगे। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे पादप, जीवाणु और शैवाल, यह जो है स्वपोषी होते हैं। यह कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। पोषण का पहला स्तर है। गाय, ऊंट, खरगोश, यह भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए यह सब क्या होते हैं? शाकाहारी। और जो शाकाहारी होते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बाद बिल्ली, सांप, भेड़िया, यह भोजन के लिए शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, यानी कि यह क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और इसके बाद है बाज, शेर और बाघ, यहां सर्वभक्षी होते हैं।
सर्वभक्षी का मतलब या शीर्ष भक्ष जो है मांसाहारी भी होते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का जो है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, बिल्ली, सांप और भेड़िया जो मांसाहारी होंगे वह द्वितीयक, जो शाकाहारी होंगे वह प्राथमिक, और जो स्वपोषी होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उन्हें हम जो है उत्पादक या पोषण के प्रथम स्तर, ध्यान रखना पोषण के 4 स्तर में से उत्पादक पहले पे, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे स्तर का होता है, द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे स्तर का होता है, और तृतीयक उपभोक्ता इसको शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है? ए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक घटक की पारस्परिक अंतःक्रिया सम्मिलित है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जिसमें अजैविक और जैविक जो घटक होते हैं वह पारस्परिक अंतःक्रिया। अब जैसे अजैविक घटक का मतलब है वायु, जल, भूमि, सूर्य, यह सब अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है। जैविक घटक में वनस्पति है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, मानव है, यह सब जैविक। जब ये दोनों आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इसका मतलब यह सही है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक रूपता के सिद्धांत पर आधारित। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह एक रूपता का सिद्धांत होता है। सभी की जो है उत्पादक वह एक होंगे, शाकाहारी सब एक होंगे, मांसाहारी सब एक होंगे, और शीर्ष मांसाहारी एक होंगे। तो इसीलिए इनमें सब में एक रूपता पाई जाती है। यह एक रूपता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% के नियमानुसार होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वह 10% नियम के अनुसार होगा। अब ये 10% का नियम क्या है यह समझना है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हमने बात की कि कोई भी पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें सबसे पहला होता है, पहला पोषण स्तर, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा और इसके बाद चौथा। ये 4 पोषण स्तर है। इसमें आएगा उत्पादक, इसके बाद इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें द्वितीय का उपभोक्ता और इसमें तृतीय का उपभोक्ता। अब देखिए, यदि उत्पादक के पास
1000 कैलोरी ऊर्जा है। तो यहां जब प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफर हो जाए तो इसकी केवल 10% यानी कि 100 कैलोरी ऊर्जा यहां पर आएगी। जब यहां से यहां इसमें जाएगी तो यहां 10 कैलोरी, और जब यहां से यहां पर तो 1 कैलोरी। इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह 10% ही होता है। इसे हम 10% का नियम कहते हैं। और यहां जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है वह सदैव एक ही दिशा में होता है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। तो देखिए प्रश्न में यदि हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% के नियमानुसार होता है, यह भी सही है। फिर पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह बहुदिशीय होता है, यहां गलत है, क्योंकि पारितंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब है एक ही दिशा में होता है। उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, इस तरह से, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से यह आगे बढ़ता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है डी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह बहुदिशीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सुपोषण का प्रभाव नहीं है। ए, प्रजातीय विविधता में कमी, बी, खाद्य जाल संकट, सी, शैवाल वृद्धि, और डी, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि। अब देखिए सुपोषण को लेकर प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सुपोषण का अर्थ क्या होता है? सुपोषण जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना। यूट्रोफिकेशन डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन का कौन सा प्रभाव है या नहीं। अब कैसे होता है कि जब नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि ऐसे रासायनिक उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? अधिकता होती है। और यहां जब उर्वरक औद्योगिक इकाइयों से या किसी कारण से कहां चले जाते हैं? जल संसाधनों में चले जाते हैं, यानी कि नदी में, झीलों में, समुद्र में चले जाते हैं। तो इसके कारण वहां के जो शैवाल और सूक्ष्म जीव है उनका पोषण जो है, पोषक तत्वों के कारण उनमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि इनके कारण जो है जलीय शैवाल में वृद्धि होती है। और जब जलीय शैवाल में वृद्धि होती है तो वहां की ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? खुद ले लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। जो दूसरे जलीय जीव है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा जाती है। और इसीलिए सुपोषण के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है? कमी हो जाती है। ध्यान रखना। तो कौन सा प्रभाव नहीं है? तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। सुपोषण के कारण किसी भी जलीय पारितंत्र में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है? इसका कारण है शैवाल में क्या हो जाती है? वृद्धि। इसका मतलब है शैवाल में वृद्धि होगी। जब शैवाल में वृद्धि होगी तो जो दूसरे जलीय जीव है उनको जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, उनके भोजन में क्या होगी? कमी होगी, यानी कि खाद्य जाल का संकट होगा। और जिससे वहां की जो मछलियां और अन्य जलीय जीव है धीरे धीरे जो है क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो प्रजाति विविधता में भी क्या होगी? कमी होगी। तो सुपोषण का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो ध्यान रखना डी, सुपोषण से सदैव जलीय संसाधनों में ऑक्सीजन में क्या होती है? कमी होती है। और इसका कारण है शैवाल की वृद्धि। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे उनके भोजन की कमी हो जाएगी और वह क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी या मर जाएगी, समाप्त
हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए स्टेपी घास का मैदान, बी अनूपवन, सी चाय के बागान, डी लैंगून झील। देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेपी घास के मैदान। यहां शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। और यह कहां पाए जाते हैं? यूरेशिया में। यूरोप और एशिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है इन्हें हम स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। और यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरा है अनूपवन, जिन्हें हम कहते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन भी कहते हैं। और इनका निर्माण भी जो है प्राकृतिक रूप से होता है, इसीलिए यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। चाय के बागान, देखिए चाय जो है यह एक रोपण कृषि के द्वारा इसका जो है कृषि की जाती है। चाय जो है वह रोपण कृषि के अंतर्गत आती है और चाय के बागानों का निर्माण मानव के द्वारा चाय के रोप जो है तैयार करके किया जाता है। इसीलिए चाय के बागान जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और लैंगून झीलें जो है, जो कि नमकीन झीलें होती हैं, नमकीन या खारे पानी की जो झीलें हैं, यहां भी प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है चाय के बागान। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ए संख्या पिरामिड, बी जैवभार पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड और डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, जो ऊर्जा पिरामिड है वह सदैव सीधा होता है, चाहे वह स्थलीय है चाहे वह जलीय। किसी भी पारितंत्र में बात करेंगे तो ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होगा? सीधा होगा, कि प्राथमिक जो है वह ज्यादा होंगे। सीधे का मतलब है कि इस तरह की आकृति का यह होगा, जिसमें सबसे पहले तो होगा उत्पादक, उत्पादक की मात्रा ज्यादा होगी। उसके बाद होगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होगा द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद होगा यानी कि उत्पादक के पास यदि 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो प्राथमिक के बाद इससे कम होगी। कितनी होगी? 100 कैलोरी होगी। द्वितीय के बाद 10 कैलोरी होगी और तृतीय के पास 1 कैलोरी। यानी कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा कैलोरी ऊर्जा प्रवाह में क्या होगी? कमी आएगी। और यह इसीलिए सदैव क्या होता है? सीधा होता है, जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला होता है। ऐसा जो है पिरामिड क्या कहलाता है? सीधा पिरामिड कहलाता है, जो कि किसका होता है? ऊर्जा पिरामिड का सदैव सीधा होगा, चाहे वह कोई भी पारितंत्र हो, जलीय हो चाहे स्थलीय हो। लेकिन यदि हम बात करें जैवभार पिरामिड, जैवभार पिरामिड के बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। संख्या पिरामिड के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खाद्य श्रृंखला में मानव की भूमिका होती है। ए उत्पादक, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता और डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक साथ अनेक प्रकार के जो है खाद्य जाल जो होते हैं वह मिलकर एक श्रृंखला के रूप में मिलते हैं। यानी एक स्तर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। यदि हम बात करें उसमें मानव, तो देखिए सबसे पहले यहां है उत्पादक। उत्पादक से क्या बनेगा?
प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक, और उसके बाद होता है तृतीयक। यहां एक तरह से क्या है, यहां एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें उत्पाद। अब यदि हम बात करें मानव, तो मानव जो है उत्पादक की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इसमें सदैव कौन से आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, स्वपोषी। बात करते हैं मानव। मानव शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी होता है। जो शाकाहारी होगा वह प्राथमिक में आएगा, जो मांसाहारी होगा वह द्वितीयक में आएगा। और इसीलिए मानव जो है वह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के उपभोक्ता, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो है मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता की भूमिका निभाता है। और तृतीयक उपभोक्ता में जो शीर्ष मांसाहारी है, जैसे बाज है, शेर है, टाइगर है, वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अवसादी चक्र का उदाहरण है। ए ऑक्सीजन चक्र, बी सल्फर चक्र, सी कार्बन चक्र और डी नाइट्रोजन चक्र। देखिए, जो हमारा पारितंत्र है, किसी भी पारितंत्र में पोषण के दो चक्र होते हैं, एक होता है गैसीय और एक होता है अवसादी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए पोषण चक्र क्या होते हैं, कि किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य पोषक तत्वों की गतिशीलता की उत्पादक से जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे, इस तरह से यदि पोषक तत्व गतिशील होते हैं तो इसे पोषण चक्र या जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य पोषक तत्वों की गतिशीलता क्या कहलाती है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैसीय और एक होता है अवसादी। गैसीय का मतलब है जिसमें पोषक तत्वों का भंडारण यदि वायु में या समुद्र में होता है तो उसे हम गैसीय कहते हैं, और जिसमें पोषक तत्वों का भंडारण भूमि पर होता है उसे हम अवसादी कहते हैं। अब ध्यान रखना, अवसादी चक्र में दो आते हैं, एक तो आता है सल्फर चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र जो होते हैं यहां अवसादी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एक तो कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र। यहां सभी जो है गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अवसादी चक्र का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा बी अवसादी चक्र, क्योंकि सल्फर जो है इसका भंडारण भूपटल पर या भूपटल में होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है यह वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में होता है, और नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में पाई जाती है। इसीलिए इन तीनों का जो है भंडारण या तो समुद्र में होता है या वायु में होता है, जबकि सल्फर का जो भंडारण है इसका भूपटल पर होता है, और जो भूपटल पर जो पोषक तत्व भंडारित होते हैं उन्हें हम अवसादी चक्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से वृहद पोषक तत्व का सही युग्म है। ए एल्यूमिनियम आयोडीन कोबाल्ट, बी क्लोरीन कैल्शियम तांबा, सी हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस, डी लोहा नाइट्रोजन ब्रोमीन। देखिए, सबसे पहले तो वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद, एक गौण और एक सूक्ष्म। वृहद पोषक तत्व का मतलब है ऐसे पोषक तत्व जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि जिनका जैव भार 1% से ज्यादा होता है,
और सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन के रूप में बात करें तो हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की है, कार्बन की ज्यादा होती है। इसीलिए यदि हम बात करें वृहद पोषक तत्वों में हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, यह जो है वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब जिसकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो यहां जो है यहां होते हैं सूक्ष्म, जिसकी मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है और कुछ में तो आवश्यक भी नहीं है। और ये हाइड्रोजन, फास्फोरस, इनकी मात्रा ज्यादा चाहिए, इन्हें हम वृहद पोषक तत्व में शामिल करते हैं। तो ध्यान रखना, वृहद पोषक तत्व में जितने भी हम गैसीय चक्र पढ़ते हैं और औषधि चक्र जो है वहां सब वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और क्लोरीन, कैल्शियम और तांबा यह गौण पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। और इसलिए आप इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। पोषक तत्व में वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है सर्वाधिक आवश्यकता जिनकी होती है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस की आवश्यकता ज्यादा होती है, जिनका जो है जैव भार 0.2 से 1% है, यानी 1% से ज्यादा होता है, इनका कम होता है। लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम। और सूक्ष्म में एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, इनकी जो है मात्रा बहुत कम होती है और ये हर प्रजाति में नहीं पाए जाते। कुछ प्रजातियों में इनकी आवश्यकता होती है तो कुछ में आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वृहद पोषक तत्व तो हर प्रजाति में पाए जाते हैं और किसी भी वनस्पति के लिए या किसी के विकास के लिए सर्वाधिक इनकी आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, ऊर्जा प्रवाह, सी, खाद्य श्रृंखला, डी, आवास। देखिए, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पृथ्वी पर जैव विविधता जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक जो विविधता होती है इसका मुख्य कारण है आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन। जब आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होता है तो आनुवांशिक विविधता कहलाती है। दूसरी होती है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का जो कारण है वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण किसी पारितंत्र में प्रजातीय विविधता पाई जाती है। और तीसरी होती है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। और यहां जो विविधता होती है इसका मुख्य कारण है एक तो आवास, निकेत, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर और खाद्य श्रृंखला। यह सब सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के लिए उत्तरदायी है। अब प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, जलवायु परिवर्तन यह प्रजातीय विविधता के लिए उत्तरदायी है। प्रजातीय विविधता के लिए उत्तरदायी है यहां, जबकि यहां तीनों जो है यहां सामुदायिक विविधता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी देश या अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता के मापन का प्रकार क्या है?
ध्यान रखना जैव विविधता मापन के 3 प्रकार है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो है यहां स्थानीय या छोटे पारितंत्र है, वहां की जैव विविधता मापन का प्रकार है। बीटा जो है या किसी देश या अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र की यदि जैव विविधता का मापन होता है तो बीटा जैव विविधता कहलाती है। और गामा यहां वैश्विक स्तर की जैव विविधता का मापन करते हैं, उसे गामा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कि किसी देश या अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र है तो उसकी जैव विविधता का जो मापन है वह बीटा के द्वारा किया जाता है। और अल्फा स्थानीय या छोटे स्तर की है, और गामा जो है पूरे विश्व की यदि जैव विविधता को है पूछा जाता है तो वह गामा विविधता कहलाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार बायोमास पारितंत्र सदैव उल्टा होता है? ए स्थलीय, बी जलीय, सी घास के मैदान, डी वन पारितंत्र। देखिए ध्यान रखना, यदि हम पारितंत्र की बात करते हैं, पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी जो पिरामिड है यहां 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संख्या पिरामिड, एक होता है जैवभार या बायोमास पिरामिड, और तीसरा जो होता है वह होता है ऊर्जा पिरामिड। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अब यदि हम संख्या पिरामिड की बात करें तो संख्या पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा और एक होता है उल्टा। सीधा का मतलब है इस प्रकार से होगा, उल्टा का मतलब है इस प्रकार से होगा। सीधा जो है यहां किसका होता है? यहां एक तो तालाब या घास का मैदान का होता है। उल्टा पिरामिड यहां वन क्षेत्र का होता है। जैवभार पिरामिड की बात करें तो यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीधा इस प्रकार का, दूसरा होता है उल्टा इस प्रकार का। सीधा जो होता है वह होता है स्थलीय पारितंत्र का। स्थलीय पारितंत्र का सीधा होता है, और जो जलीय पारितंत्र होता है इसका उल्टा होता है। और ऊर्जा पिरामिड जो है यह सदैव क्या होता है? सीधा होता है। यह ध्यान रखना, ऊर्जा पिरामिड सभी के लिए क्या होगा? सीधा होगा। तो यह पारिस्थितिकी पिरामिड में हमें प्रश्न क्या पूछा गया है समझना, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार बायोमास पिरामिड सदैव उल्टा होता है? तो यह ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है बी, जलीय जो है पारितंत्र यह सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। जबकि स्थलीय जो है यह सदैव क्या होता है? सीधा होता है। यह ध्यान रखना, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पारिस्थितिकी इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी पिरामिड पूछे जाने की संभावना है। तो यह था हमारा आज का सेशन, और अंत में एक जो है आप लोगों के लिए कुछ विशेष जैव विविधता संरक्षण की परियोजनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उनकी बात करते हैं। तो भारत की प्रमुख जैव विविधता परियोजनाएं कौन सी है? तो हिम तेंदु परियोजना, यह 2009 में जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर और वर्तमान में हम बात करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यह चलाई गई थी हिम तेंदु। तो आपसे पूछा जा सकता है हिम तेंदु कहां पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। इसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना, इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, और यह केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो
कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं? केदारनाथ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लाल पांडा परियोजना जिसे कैट बियर के नाम से जानते हैं, यह इसकी शुरुआत 1996 में अरुणाचल प्रदेश में हुई थी और नाम दफा जो है वह लाल पांडा कैट बियर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है गेंडा परियोजना जिसे प्रोजेक्ट राइनोसोर कहते हैं। 1987 में काजीरंगा अभ्यारण्य असम से हुई है, इसलिए काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वह एक सींग वाले गेंडे यानी कि राइनोसोर के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ परियोजना यह 1974 में भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा से है, तो मगरमच्छ परियोजना का संबंध है भीतरी कनिका से, जबकि मगरमच्छ और घड़ियाल का जो प्राकृतिक आवास है वह चंबल अभ्यारण्य को माना जाता है। हंगुल परियोजना यह 1970 के दशक में शुरू हुई थी, दच्छिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। तो आपसे पूछा जा सकता है हंगुल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दच्छिग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हाथी परियोजना जो कि 1992 में शुरू हुई थी और यह भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है, और बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है वह भारतीय हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और इसके बाद गांगेय डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और इसका जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है विक्रमशिला। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गांगेय डॉल्फिन के लिए है, और यह कहां पर है? बिहार, भागलपुर बिहार में है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 22 अक्टूबर 2010, कब? 22 अक्टूबर 2010 को जो है हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह था हमारा पूरा जो है आज का सेशन, और आपको कमेंट्स करके बताना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक नए टॉप एमसीक्यूज के साथ, और हम अपनी तैयारी को जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने मंजिल को, अपने सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।